दिल्ली के बस स्टॉप पर उतरते ही आराध्या का पैर मुड़ गया। आज बस स्टॉप के चारों तरफ असामान्य रूप से सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी अनहोनी की दस्तक दे रहा था। आराध्या तेज दर्द से कराहती हुई वहीं फुटपाथ पर बैठ गई। टखने को सहलाते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। रात का अंधेरा घिर चुका था। सड़क पर हल्की रोशनी थी। कुछ लोग जो बस से उतरे थे वो भी अपनी अपनी दिशाओं में जा चुके थे। आराध्या वहीं फुटपाथ पर बैठी किसी ऑटो का इंतज़ार करने लगी। तभी पिछली गली में से गोलियों की तेज खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। अलग अलग दिशाओं से आती गोलियों की तरतराहट, ऐसा लग रहा था जैसे दो गुटों के बीच खूनी जंग छिड़ गई हो। आराध्या का दिल धड़क कर मुंह को आ गया। उसने दोनों कान बंद कर लिए और घुटनों में अपना सिर छुपा लिया। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं और डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन दर्द की वजह से चलना तो दूर, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? प्लीज़ बचा लो प्रभु। उसने मन ही मन प्रार्थना की। अचानक एक हट्टा कट्टा आदमी भागता हुआ गली से निकला। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन आंखों में सतर्कता और खतरे का एहसास साफ दिख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी उस लड़की पर पड़ी, समय जैसे ठहर गया। एक पल में ही उसका दिल डूबने लगा। एक डरी सहमी लड़की इन गोलियों के बीच अकेली फुटपाथ पर अपना चेहरा घुटने में छिपाए बैठी थी। अगर गुंडों की नज़र पड़ गई तो? शिव बिना सोचे उसके पास पहुंचा। सुनो, यहाँ खतरा है, जल्दी चलो। उसने आराध्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आराध्या ने सहम कर ऊपर देखा। एक अनजान, लंबा चौड़ा कसरती बॉडी वाला आदमी, सांसें तेज, आंखें जलती हुई और हाथ में गन। डर से उसकी आवाज़ निकल पड़ी। प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। शिव का दिल पिघल गया, लेकिन वक्त नहीं था। उसने फ़ौरन अपनी हथेली आराध्या के मुंह पर रख दी। नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, श्श, एकदम चुप, एक आवाज़ भी मत निकालना। उसने झट से अपनी पिस्टल अपनी कमर के पीछे खोसी और इधर उधर नज़र दौड़ाई। फिर आराध्या को अपनी गोद में उठा लिया, जैसे वो उसकी मलकियत हो। तेज कदमों से पास की ही एक सकरी गली में दो पुरानी दुकानों के बीच की अंधेरी जगह में छुप गया। दोनों दीवार से सटकर खड़े थे। आराध्या की पीठ ठंडी दीवार से लगी। शिव की बाहें उसे घेरे हुए थीं। गोलियां अब भी दूर दूर तक गूंज रही थीं, लेकिन यहाँ इस सकरे कोने में दुनिया सिर्फ उन दोनों तक सिमट गई थी। शिव की सांसें आराध्या के बालों को छू रही थीं। उसकी नज़र आराध्या की बड़ी बड़ी डर से चमकती आंखों पर टिक गई। वे आंखें जैसे गहरी नीली झीलें, जिनमें डूबने को हर किसी का दिल मचल जाए। आराध्या डर से चुपचाप खड़ी थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आराध्या के मुंह से चीख निकली ही थी कि शिव ने फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रख जोर से दबा दिया। आराध्या के नर्म मुलायम होठ उसकी हथेली के नीचे दब गए और चीख गले में ही अटक गई। आराध्या की पलकें बार बार झपक रही थीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। और शिव तो उसकी उठती झुकती पलकों के ऊपर ही फिदा हो गया था। आराध्या की धड़कनें तेज तेज उठ और गिर रही थीं और शिव को उसकी धड़कनें अपनी धड़कनों से टकराती महसूस हो रही थीं। आराध्या ने धीरे से अपनी उंगलियां शिव की आंखों पर फिराईं, जैसे उसे जगाने की कोशिश की थी। शिव एक झटके से वर्तमान में आया। उसने हड़बड़ाकर फौरन अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। सॉरी। आराध्या गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी थी। उसकी आंखें शिव की आंखों में झांक रही थीं, जिनमें एक अजीब सी कशिश थी। उसका डर धीरे धीरे किसी अजीब सी गर्माहट में बदल रहा था। अब हटो सामने से, आराध्या ने खुद को संभालते हुए कहा, जो शिव के इतने पास होने से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। शिव झट से पीछे हटा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा अलग हुआ, आराध्या पैर में मोच की वजह से लड़खड़ा गई। वो गिरने लगी थी कि शिव ने लपक कर उसकी कमर पकड़ ली। उसकी मजबूत बाहों ने उसे इतनी नरमी से थाम लिया कि आराध्या को लगा जैसे वो उसे कभी गिरने नहीं देगा। दोनों फिर से करीब आ गए, इस बार इतने करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। शिव की उंगलियां आराध्या की कमर पर टिकी थीं। वो उसकी कमर की गर्माहट
और शरीर की कंपन दोनों उसके कपड़ों के ऊपर से महसूस कर रहा था। आराध्या की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। शिव की आवाज़ भारी हो गई। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है क्या? उसकी उंगलियां अनजाने में थोड़ा और कस गईं, जैसे उसे छोड़ने का मन ही ना हो। आराध्या ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन नज़रें नहीं हटाईं। वो पैर में मोच। उसकी आवाज़ रुक गई। शिव ने उसे सहारा देते हुए नीचे बिठाया। आराध्या का एक हाथ शिव के कंधे पर था। शिव उसके पैर को हाथों में ले धीरे से थोड़ा उठाया और अचानक एक झटके से उसका पैर सीधा कर दिया। आराध्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसके नाखून शिव के कंधे पर गड़ गए। घबराओ मत। शिव ने उसे अपनी बाहों में थाम कर खड़ा किया। अब धीरे से पैर जमीन पर रखो। आराध्या ने वैसा ही किया। दर्द कम होने की वजह से वो सुकून में थी। तभी उसे शिव की सांसें खुद पर महसूस हुईं। उसने नज़रें उठाईं तो शिव का चेहरा उसके इतने करीब था कि एक हल्की सी हलचल से उनके होंठ छू सकते थे। इस रोमांटिक पल के लिए तो प्रेमी प्रेमिकाएं हर वक्त तरसते हैं, लेकिन यहाँ आराध्या एक अजनबी के साथ इस पल में फंसी हुई थी। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें शिव के होंठों पर टिक गईं, लेकिन फिर जल्दी से ऊपर उठीं। इधर शिव भी आराध्या की नज़दीकी से एक अलग ही एहसास में खोया हुआ था। जैसे ही शिव को आराध्या की नज़रें खुद के चेहरे पर महसूस हुईं, उसने खुद को काबू में करते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, लेकिन पहले वादा करो मेरे साथ रहोगी जब तक खतरा टल नहीं जाता। आराध्या ने कांपते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसने मन ही मन सोचा, तुमने मेरी जान बचाई है, आखिर तुम हो कौन? जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी बस मुझ पर भरोसा रखो। शिव की बात सुनकर आराध्या चौंक गई। इसे टेलीपैथी आती है क्या? मेरे मन की बात कैसे सुन ली इसने? शिव ने उसकी कमर पर हाथ रख थोड़ा और सहारा दिया, जैसे जवाब देने से पहले उसे और करीब खींचना चाहता हो। दोनों की नज़रें टकराईं। शिव की आंखों में इतनी कशिश थी कि आराध्या कुछ पल को पलकें झपकाना भूल गई। और उस पल में गोलियों की गूंज के बीच पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा जुड़ गया जो शायद कभी न टूटे। गोलियों की आवाज़ें अब धीमी पड़ रही थीं। शिव उसका हाथ थामे वहाँ से निकला और मेन रोड पर आ गया। आराध्या को एक ऑटो में बिठाया और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैडम को सेफली उनके गंतव्य तक छोड़ आए। आराध्या हॉस्टल पहुँच गई। आराध्या नहीं जानती थी कि जिसने उसकी जान बचाई वह एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा इंसान है। उसकी गहरी आंखें अब भी आराध्या की रातों की नींदें उड़ा देती थीं। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें बहुत प्रेरित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। कुछ महीनों पहले। आराध्या, सना ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जिसके बाद तुम मुंह लटकाए बैठी हो? उसकी बड़ी बहन आद्या ने उसका चेहरा देखकर पूछा, जिस पर 12 बजे थे। आराध्या बेहद उदास थी। दीदी, सना कह रही थी कि तुमने कॉलेज टॉप किया है, फिर भी इस शहर की छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसने तो दिल्ली की महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जबकि उसके नंबर मुझसे काफ़ी कम थे। फिर उसने मेरे मुंह में मिठाई डाल दी। आराध्या यह बात बड़े उदास चेहरे के साथ बता रही थी। आद्या ने अपने होठ भींचते हुए इनकार में सिर हिलाया और अपनी छोटी बहन आराध्या को अपने पास बिठा लिया। आराध्या दोनों बहनों में छोटी और सबकी लाडली थी। वह जल्दी उदास हो जाती थी। ऊपर से उसके पिता राजेश जी भी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आद्या ने गाल छूते हुए कहा, मेरी प्यारी बहना, पढ़ाई मुकाबले के लिए नहीं, खुद के लिए कर रही हो, परिवार के लिए कर रही हो। आराध्या ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन दीदी, पढ़ाई किसी के लिए भी कर रही हूँ, पर यह यूनिवर्सिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कॉलेज टॉप किया है। टॉपर लोग ऐसी छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्या? यह तो मेरे साथ सरासर जाती है। उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है। आद्या गंभीर होती हुई बोली, छोटी, पापा फीस कैसे भरेंगे? कभी सोचा है तुमने? आद्या आराध्या से बड़े होने के साथ साथ काफ़ी जिम्मेदार और समझदार भी थी। दोनों बहनें
एक दूसरे को समझती और मानती थीं। कभी आराध्या और आद्या में बहस हो जाती तो आद्या उसकी माँ जैसी बन उसे समझाती थी। आराध्या ने गुस्से से आद्या से कहा, तुमने खुद तो पढ़ाई नहीं की और चाहती हो कि अब मेरे सपने भी अधूरे रह जाएं। जबकि पापा ने कहा था तुमसे कि डॉक्टरी पढ़ना चाहती हो तो बिना झिझक एडमिशन ले लो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। हाँ, मैंने नहीं ली एडमिशन क्योंकि मैं घर के हालात और पापा की मजबूरियों को समझती हूँ, आद्या ने पलटकर गुस्से में जवाब दिया था। आराध्या, जो सना की बातों से पहले ही बहुत परेशान थी, आद्या को गुस्से में देख रोने लगी। आद्या, जो आराध्या की भावनाओं को अच्छी तरह समझती थी और उससे बेहद प्यार भी करती थी, उसके इस तरह फूट फूट कर रोने से बेचैन हो उठी। आराध्या पढ़ाई से जुनून की हद तक प्यार करती थी। यह उसके लिए जीने मरने का सवाल था। आद्या ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने आराध्या के बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराईं और बहुत प्यार से, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, पापा को तो तुम अच्छे से जानती हो ना छोटी, वो उसूलों के इतने पक्के हैं कि पैसों के लिए कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, चाहे घर की हालत कितनी भी खराब हो जाए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी वो टूट कर मेहनत करेंगे और जो कुछ भी उनके हाथ में होगा वो ज़रूर करेंगे। आराध्या की आंखें छलक गईं। उसने बहन की गोद में अपना सिर रख दिया और भावुक स्वर में बोली, मुझे सब पता है दी, लेकिन मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं वादा करती हूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही जॉब शुरू कर दूँगी, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूँगी। पापा की मेहनत जाया नहीं होने दूँगी। मैं उनके कंधों पर बोझ बनकर नहीं, अपने पैरों पर खड़ी होकर जीना चाहती हूँ। बस एक बार मुझे मौका दे दो। दोनों की बातें अपनी जगह सही थीं, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को सुलझाएं कैसे। रात को खाने की मेज़ पर जब सब बैठे, राजेश जी ने चारों तरफ नज़र घुमाई। आराध्या की कुर्सी खाली देखकर उनका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। उन्होंने चिंतित होते हुए पूछा, आराध्या कहाँ है? आद्या ने रोटी तोड़ते हुए नम्र स्वर में कहा, वो अपने कमरे में है पापा। आज दिन भर उदास थी, खाना भी नहीं खाया। राजेश जी का हाथ बीच में ही रुक गया। उन्होंने एक पल के लिए प्लेट की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कुर्सी पीछे खसकाई और उठ खड़े हुए। खाने की प्लेट छोड़कर वे सीधे आराध्या के कमरे की ओर चले गए। उनके कदमों में बेटी की चिंता साफ झलक रही थी। सरिता जी ने अपने पति को बिना एक ग्रास खाए उठकर जाते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने तुरंत आद्या की तरफ घूरा और आवाज़ में गुस्सा और ममता दोनों घोलकर डांटना शुरू कर दिया। देखा, पापा बिना खाए उठ गए। आराध्या की जिद देखकर उनका दिल टूट रहा है। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? आद्या ने मायूस होते हुए कहा, मम्मी, मैंने तो उसे समझाया था, लेकिन आप भी जानती हैं कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस है और इस बार वो जिद पर अड़ गई है। सरिता जी का चेहरा और भी उदास हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और थोड़े दर्द भरे स्वर में बोली, मुझे भी उसकी ये जिद बिल्कुल पसंद नहीं है। आराध्या लाडली है, यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पापा को रोज़ रोज़ इस हाल में डाल दे। हमें एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आद्या चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे पर बहन के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उधर राजेश जी आराध्या के कमरे में पहुंच चुके थे। राजेश जी ने आराध्या के कमरे में कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गए। आराध्या जानती थी कि पापा उसके बिना एक निवाला भी नहीं खाएंगे। उसे अब अपनी बात कहने का सही मौका मिल गया था। आरू, खाना क्यों नहीं खा रही हो बेटा? उन्होंने बहुत नरमी से उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। आराध्या फौरन उठकर बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। पापा, मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। राजेश जी हैरान हो गए। ज्यादती? कैसी ज्यादती बेटा? कौन है इस दुनिया में जो मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक कर सकता है? आराध्या रोते हुए भर्राई आवाज़ में बोली, पापा, मैंने कॉलेज टॉप किया है, फिर भी मुझे इस शहर की सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ रहा है, जबकि चाचा की बेटी सना सिर्फ पास हुई थी और वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जा रही है। ये जाती नहीं तो क्या है पापा? क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करती? राजेश जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने प्यार से आराध्या का सिर थपथपाया और धीरे से बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बच्ची। तुम एडमिशन की तैयारी करो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ।
इतना सुनते ही आराध्या उनके सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। राजेश जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्यार भरे हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा और गर्व से बोले, मेरी बच्ची मेरा सबसे बड़ा फ़क्र है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आराध्या कभी भी मेरा सर शर्म से झुकने नहीं देगी। आराध्या ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर हामी भर दी। जब राकेश जी और आराध्या दोनों साथ में खाने के टेबल पर वापस आए तो सरिता जी ने बिना पूछे ही समझ लिया कि उसने अपनी जिद मनवा ली है। आराध्या का खिला हुआ चेहरा और उसकी मुस्कान ही बता रही थी कि उसने अपने पापा को मना लिया है। राजेश जी ने प्यार से आराध्या की ओर देखा और गर्व भरी आवाज़ में बोले, बिल्कुल मेरी लाडली यह डिज़र्व करती है। एंट्री टेस्ट के बाद आराध्या हॉस्टल में रहेगी। मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा। आराध्या खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह तुरंत आद्या के पास गई और उत्साह से अपने आगे के प्लान बताने लगी। कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे जॉब ढूंढेगी और कैसे अपने सपने पूरे करेगी। आद्या उसे इस कदर खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। आराध्या जिद्दी तो थी, लेकिन उसकी ये मासूम खुशी उन सब के लिए सबसे अनमोल थी। सरिता जी चुपचाप अपने पति को देख रही थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कहाँ से होगा? घर का गुजारा ही किसी तरह चल रहा था। अब आराध्या की फ़ीस, हॉस्टल का खर्चा, किताबें, ये सब सोच सोचकर उनका दिल भारी हो रहा था। लेकिन राजेश जी के चेहरे पर सिर्फ एक ही चिंता थी, अपनी बेटी की खुशी। वे जानते थे कि आराध्या की ये मुस्कान उनके लिए किसी भी कीमत से ज़्यादा कीमती है। सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। सरिता जी चुपचाप अपने पति को देख रही थीं। उनकी आंखों में चिंता की गहरी परछाइयाँ उतर आई थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, राजेश जी, इतना बड़ा खर्चा? फ़ीस, हॉस्टल, किताबें, खाना पीना, सब कहाँ से आएगा? हमारा तो गुजारा ही किसी तरह चल रहा है। अब इस पर दिल्ली की महंगी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल का बोझ। राजेश जी कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और सरिता जी की तरफ देखा। उनकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन एक संकल्प भी था। मैं जानता हूँ सरिता, लेकिन क्या करूँ? मेरी बच्ची ने टॉप कर हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, और अगर आज हम उसके इस सपने को नहीं समझ पाए तो कल वो खुद को छोटा महसूस करेगी। छोटे भाई की बेटी दिल्ली जा रही है। अगर आराध्या नहीं जा पाई तो वो अपने आप को कमतर समझने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कभी भी अपने सपनों से समझौता करे। सरिता जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आवाज़ को संभालते हुए कहा, मैं भी उसके सपने पूरे होते देखना चाहती हूँ राजेश जी, लेकिन हकीकत भी तो देखनी पड़ती है। आपकी सैलरी में पहले से ही कटौती हो रही है। आद्या की भी शादी की तैयारी करनी है। बीच में आराध्या का यह खर्चा हम कहाँ से लाएंगे? राजेश जी ने सरिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। जो भी करना पड़े कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी पुरानी गाड़ी बेच देंगे। मेरी कुछ पुरानी एफडीज़ भी हैं, उन्हें तोड़ लेंगे। और हाँ, मैं कल से ही ओवर टाइम करूँगा। रात रात भर काम करूँगा, लेकिन मेरी बेटी का सपना नहीं टूटने दूँगा। सरिता जी ने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उनकी पलक से फिसलकर गिर गया। बच्चियों को तो बस पढ़ाई और खुशी दिखती है, हमारी तो रातों की नींद हराम होती है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन राजेश जी, यह सिर्फ आपकी नहीं, हमारे पूरे परिवार की लड़ाई है, और मैं हर कदम आपके साथ हूँ। उसी वक्त कमरे से आराध्या की खुशी भरी हंसी की आवाज़ आई। सरिता जी भी उस हंसी को सुनकर एक पल को मुस्कुराने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना सवाल था, इतना बड़ा खर्चा उठाने के बाद परिवार कैसे चलेगा? लेकिन राजेश जी ने अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। पहले तो उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी, फिर बैंक में जमा अपनी सारी एफडीज तोड़ दी, सिर्फ एक एफडी को छोड़कर, जिसे उन्होंने आद्या की शादी के लिए जोड़ा था। ओवर टाइम की रातें शुरू की, कभी ऑफिस में देर रात तक काम, कभी घर लौटकर अतिरिक्त फाइलें। कई रात उन्होंने बिना सोए गुजार दी। सरिता जी चुपचाप उनके साथ खड़ी रहीं। आद्या ने भी घर के छोटे मोटे काम संभाल लिए ताकि मम्मी पापा का बोझ कुछ कम हो सके। आखिरकार बड़ी मुश्किल से राजेश जी ने आराध्या का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। न सिर्फ एडमिशन
बल्कि पूरे 1 साल की फ़ीस और हॉस्टल का पूरा खर्चा भी जमा कर दिया। जब एडमिशन कंफर्म हुआ तो राजेश जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बस इतना कहा, अब मेरी बेटी का सपना पूरा होगा, वो अब दिल्ली में पढ़ेगी। आखिरकार उसके जाने का दिन भी आ गया। इंदौर बस स्टैंड पर पूरा परिवार आराध्या को विदा करने आया था। आराध्या की आंखें भीगी हुई थीं। राजेश जी ने उसे गले लगाया और गर्व भरी आवाज़ में बोले, आरू, पढ़ाई पर ध्यान देना, हम सब तुम पर भरोसा करते हैं। सरिता जी ने आराध्या के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और आंखों में चिंता लिए हुए धीरे से कहा, बेटा, दिल्ली बड़ा शहर है, अपना ख्याल रखना, रात को अकेले बाहर मत निकलना, खाना ठीक से खाना और सबसे ज़रूरी किसी गलत संगत में मत पड़ना। बाकी तुम खुद समझदार हो। जाओ बेटा, अपने सपने पूरे करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आद्या ने बहन को कस कर गले लगाया और कान में फुसफुसा कर बोली, जिद्दी मत बनना वहाँ, और हाँ, हर हफ्ते फ़ोन करना, अगर कुछ परेशानी हो तो तुरंत बताना। आराध्या ने आंसू पोंछते हुए सबको गले लगाया। बस में बैठते वक्त उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। पापा की थकी हुई लेकिन गर्व भरी मुस्कान, मम्मी की चिंतित आंखें और दीदी का हिलता हाथ जो उसे प्यार से बाय कर रहे थे। बस चल पड़ी तो आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन साथ ही मन में एक उम्मीद भी जगी, मैं पापा की मेहनत रंग लाऊंगी। दिल्ली पहुंचकर आराध्या सीधे यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंची। रूम नंबर 207 में उसकी रूममेट पहले से ही मौजूद थी, सोनल। सोनल हल्के फुल्के स्वभाव की, थोड़ी बातूनी लेकिन बहुत अच्छी लड़की थी। दोनों का सब्जेक्ट एक ही था, बिजनेस मैनेजमेंट। पहले दिन ही दोनों की अच्छी बन गई। अरे वाह, तू भी बिजनेस मैनेजमेंट, फिर तो हमारी जोड़ी ज़बरदस्त होगी, सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या भी मुस्कुराई। हाँ, लगता है अच्छा समय बीतेगा। पहला सेमेस्टर ऐसे ही गुजर गया। सुबह क्लास, दोपहर में लाइब्रेरी और शाम को साथ में कैंटीन में चाय समोसे। दोनों साथ पढ़ती, नोट्स शेयर करती और परीक्षा की तैयारी करती। आराध्या जितनी सीरियस और मेहनती थी, सोनल उतनी ही मस्त मौला लेकिन मददगार। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। पहला सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी आ गए थे। आराध्या और सोनल दोनों के अच्छे नंबर आए थे। आराध्या ने घर फ़ोन कर बात की। राजेश जी की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। बहुत अच्छा आरू, हमें बहुत गर्व है तुम पर। सरिता जी ने भी फ़ोन पर कहा, खाना ठीक से खा रही हो ना, और हॉस्टल में सब ठीक है? आराध्या हंसते हुए बोली, हाँ मम्मी, सब ठीक है, सोनल बहुत अच्छी है, चिंता मत करो। अगले सेमेस्टर शुरू होने में लगभग 10-12 दिन का गैप था। आराध्या को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। उसने 4 दिनों के लिए इंदौर वापस जाने का फ़ैसला किया और शाम की बस से घर के लिए निकल पड़ी। सुबह सुबह जब डोर बेल बजी और आराध्या को अपने आँखों के सामने पाया तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। आद्या तो दौड़ कर आराध्या के गले में झूल गई। ये 4 दिन घर वालों के साथ मस्ती करते हुए कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज आराध्या वापस दिल्ली जा रही थी। मम्मी ने ढेर सारे उसकी पसंद की चीज़ें उसके सामान के साथ पैक कर दी थीं। लेकिन दिल्ली बस स्टॉप पर एक अलग ही माहौल था। चारों तरफ मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस से उतरने वाले लोग भी जल्दी जल्दी अपने रास्तों पर निकल पड़े थे। आराध्या भी अपने सामान का बैग अपने एक कांधे पर उठाए जैसे ही ऑटो स्टैंड की ओर कदम बढ़ाए, अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो दर्द से कराहती हुई वहीं बैठ गई। और एक अनजान शख्स पहली बार उसके इतने करीब आया था। ये वही पल था, वही लम्हा जिसने आराध्या की ज़िंदगी में एक नया एहसास जन्म दिया था। एक ऐसा एहसास जो बाद में फिल्म की तरह बार बार उसके जहन में घूमता, उसे रातों को जगाए रखता और बेचैन कर देता। शिव की वो गहरी आँखें, उसकी मजबूत बाहों का आलिंगन, उसकी सांसों की गर्माहट और उस पल की अनकही कशिश, सब कुछ आराध्या के मन में हमेशा के लिए बस गया था। हॉस्टल लौटने के बाद आराध्या ने चैन की सांस ली। अभी भी अगले सेमेस्टर के स्टार्ट होने में कुछ दिन बचे हुए थे। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि इस ब्रेक में थोड़ी मस्ती कर लें। कॉलेज कैंपस के आसपास घूमना, मूवीज़ देखना, लाइब्रेरी के बाद कैंटीन में देर तक बैठकर गप्पे मारना, कभी कभी नॉर्थ कैंपस में स्ट्रीट फूड पर जाना, इन सब के बीच उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी।
आराध्या को दिल्ली की इस नई जिंदगी में सोनल एक अच्छा सहारा बन गई थी। इन्हीं दिनों एक लड़का उनके जीवन में दाखिल हुआ, मयंक। मयंक वहीं कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट था, इकोनॉमिक्स का। लंबा, फेयर, अच्छी ड्रेसिंग सेंस और कॉन्फिडेंस अंदाज था उसका। शुरू में तो वो आराध्या से बस हंसी मजाक में बातें करता था, लेकिन जल्दी ही उसकी नज़र आराध्या पर अटक गई। वो उसके पीछे पड़ गया। हर क्लास के बाद हाय आराध्या कहकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता। कैंटीन में उसके टेबल पर आकर बैठ जाना। क्या पढ़ रही हो? मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी? जैसे सवाल करता। शुरू में आराध्या ने नरमी से टालने की कोशिश की। मयंक, प्लीज़, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन मयंक ने उसे बार बार मैसेज करना और फॉलो करना शुरू कर दिया। वो उससे अपनी चाहत का इकरार करता और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को मजबूर करने लगा था। एक दिन आराध्या ने सबके सामने मयंक को साफ साफ मना करते हुए कहा, मयंक, एक बात साफ साफ सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम मुझे पसंद हो। इसलिए अब कभी मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, और अगर तुम अब भी नहीं माने तो मैं तुम्हारी शिकायत अथॉरिटी में कर दूंगी। इतना कह आराध्या अपने क्लास में चली गई। इधर मयंक के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे, अरे यार, एक फ्रेशर लड़की तुझे मना कर रही है। मयंक की तो किस्मत ही खराब हो गई, इतने स्मार्ट बंदे को सबके सामने धो डाला। उन्होंने उस पर तंज करते हुए कहा था। इससे मयंक का ईगो हर्ट हुआ और उसने इसे एक चैलेंज समझ लिया। अब वो आराध्या को जानबूझकर परेशान करने लगा। क्लास के बाहर रास्ता रोकना, कभी हाथ पकड़ लेना, अनचाहे गिफ्ट भेजना, मैसेज करना और कभी कभी हॉस्टल के गेट के बाहर भी दिख जाना। आराध्या बहुत परेशान हो गई थी। उसने कॉलेज अथॉरिटी में मयंक की शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने भी मयंक को बुलाकर एक वार्निंग दे दी, ऐसा दोबारा मत करना, आगे से शिकायत आई तो रेस्टिकेट कर दिए जाओगे, अपना साल क्यों ख़राब करना चाहते हो। लेकिन इस वार्निंग का भी मयंक पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी बदतमीजियाँ बढ़ती चली गईं। एक दिन शाम में जब आराध्या और सोनल लाइब्रेरी से लौट रही थीं, मयंक ने उनके सामने आकर आराध्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश करते हुए गंदी और भद्दी बातें करने लगा। सबकी नज़रें आराध्या पर टिक गई थीं। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सब्र का बांध टूट गया था। अगले दिन सुबह वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सोनल भी उसके साथ थी। आराध्या ने स्टेशन में अपनी पूरी शिकायत लिखित में दी। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सुना और केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। जब आराध्या एफआईआर पर साइन कर रही थी, उसकी नज़र सामने की दीवार पर लगे एक बड़े नोटिस बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर कई तस्वीरें लगी थीं, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। उनमें से एक तस्वीर देखते ही आराध्या का दिल जोर से धड़क उठा। वो वही चेहरा था, वही गहरी तीखी आंखें। नीचे लिखा था, शिव सिंह राठौर। आराध्या की सांस अटक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो उस तस्वीर को घूरती रही। बस स्टॉप वाली रात की सारी यादें एक साथ उसकी आंखों में झिलमिलाने लगे थे। ये तो वही है, वो फुसफुसाई। सोनल ने पूछा, क्या हुआ आराध्या, चेहरा क्यों उतर गया? आराध्या ने कुछ नहीं कहा। बस एक पल के लिए उसका दिल टूट सा गया। जिस इंसान की यादें उसे रातों को बेचैन करती थीं, जिसकी नज़दीकी को वो बार बार महसूस करती थी, वो एक खतरनाक क्रिमिनल था। उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी थी। वो शिव के ख्याल से बेचैन हो रही थी कि तभी सीनियर इंस्पेक्टर कमरे में आए। उन्होंने आराध्या की शिकायत पर दस्तखत किए और कहा, डरो मत बेटी, हम मयंक को तुरंत समन भेज रहे हैं। अगर दोबारा परेशान करे तो बताना। आराध्या ने तुरंत वर्तमान में आते हुए सिर हिलाया। उसने एक बार फिर उस तस्वीर की ओर देखा। शिव की आंखें तस्वीर में भी वैसी ही तीखी और आकर्षक लग रही थीं। वो चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। उसे इतना चुप और परेशान देख सोनल उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे समझाते हुए कहती है, चिंता मत कर आरू, सब ठीक हो जाएगा। अब मयंक की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे रास्ते में आने की। आराध्या ने हल्का सा सिर हिला दिया। वो सोनल को कुछ भी नहीं बता पाई। रात को हॉस्टल के बेड पर लेटे लेटे वो बार बार बस स्टॉप वाली रात याद कर रही थी। डर और बेचैनी के साथ साथ एक अजीब आकर्षण भी था।
जो अब अपराध बोध में बदल रहा था। उधर मयंक को पुलिस का समन मिला तो वो थोड़ा सतर्क हो गया। उसके घर वालों तक बात पहुंच गई थी और वो बदले की आग में जलने लगा था। इधर आराध्या नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी और भी उलझने वाली है। दूसरी तरफ घर में खुशखबरी आई थी। आद्या की शादी तय हो चुकी थी। एक अच्छे परिवार में रिश्ता पक्का हुआ था। शादी की तारीख 1 महीने बाद की ही तय हुई थी। राजेश जी और सरिता जी बहुत खुश थे। जब शादी का दिन और करीब आया तो उन्होंने फैसला किया कि आराध्या को कुछ हफ्तों के लिए घर बुला लिया जाए। राजेश जी खुद दिल्ली आ गए। उन्होंने हॉस्टल में आराध्या को फ़ोन किया, बेटी मैं आ गया हूँ, तुम्हारा सामान पैक कर लो। 2-3 हफ्ते घर रहकर आद्या की शादी में मदद करना और उसकी खुशियों में शामिल होना। शादी के बाद वापस आ जाना। आराध्या खुश हो गई। परिवार में सबसे मिल भी लेती और ज़िंदगी में आए तनाव से उसे थोड़े दिनों का ब्रेक भी मिल जाता। उसने जल्दी से सामान पैक किया और हॉस्टल के ऑफिस काउंटर पर पहुंच गई, जहां राजेश जी कुछ फॉर्मेलिटी कर रहे थे। इधर मयंक को खबर लग गई थी कि आराध्या के पापा हॉस्टल आए हैं और वे उसे घर ले जा रहे हैं। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अब देखता हूँ तू कैसे बचती है, वो मन ही मन बड़बड़ाया और सीधा हॉस्टल के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आराध्या कुछ दूरी पर अपने बैग के साथ खड़ी थी और राजेश जी काउंटर पर कागजात देख रहे थे। मयंक तेज कदमों से आराध्या के पास पहुंचा और अचानक घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से बोलने लगा ताकि आसपास के लोग सुन सकें। आराध्या प्लीज़ ऐसा मत करो यार, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? पिछले कुछ महीनों में हमने साथ में कितनी मस्ती की है, कितने पल साथ में बिताए हैं। तुम्हें याद नहीं हम दोनों कितने पास आए थे? अब अचानक मुझे धोखा दे रही हो? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। उसने आवाज़ जानबूझकर ऊंची की थी। आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स और स्टाफ रुककर देखने लगे। कुछ लड़कियां कानाफूसी करने लगीं। आराध्या सकते में आ गई। मयंक क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन मयंक बिना रुके रोते हुए और ज़ोर से बोलने लगा, तुम हमारा साथ, वो कस्में वादे, वो नज़दीकियाँ सब भूल गई। प्लीज़ आराध्या, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। राजेश जी के कानों में अपनी बेटी के लिए जब ये शब्द पड़े तो उनके हाथ कांपने लगे। कागजात उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गए। उन्होंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उनकी लाडली बेटी, जिनके लिए उन्होंने अपनी सारी एफडी तोड़ी, गाड़ी बेची, रात रात भर ओवर टाइम किया, आज एक लड़का अपने घुटनों पर बैठे उससे ये सब कह रहा था। आराध्या, ये सब क्या है? क्या कह रहा है ये लड़का? राजेश जी की आवाज़ भर्रा गई। पापा, ये सब झूठ है, मैंने कभी। आराध्या रोते हुए उनके पास दौड़ी, लेकिन राजेश जी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनका सीना तेज़ तेज़ उठ और गिर रहा था। उन्होंने छाती पर हाथ रखा और अचानक लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लिया। पापा, आराध्या चीखी। राजेश जी के मुंह से हल्की सी कराह निकली। उनकी आंखें बंद हो गईं और वो वहीं गिर पड़े। आसपास खड़े लोगों ने मदद की। कुछ स्टूडेंट्स और हॉस्टल स्टाफ ने तुरंत उन्हें उठाया। आराध्या रोते हुए उनके सर को थामे हुए थी। सोनल भी दौड़कर आ गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाया गया और राजेश जी को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। 2 घंटे बाद हालत थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी, हार्ट अटैक आया था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, कोई बड़ा शॉक लगा था जैसे। आगे से बिल्कुल आराम की ज़रूरत है, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इनका ख्याल रखें। आराध्या ने भीगे पलकों के साथ हामी भरी। जब राजेश जी की आंखें खुलीं तो सबसे पहले उनकी नज़र आराध्या पर पड़ी। उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और निराशा थी। शाम को जब हालत और स्थिर हुई तो राजेश जी ने आराध्या को पास बुलाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन बहुत दृढ़ थी। आराध्या, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सेहत, अपनी नींद, सब तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दिया, और तुम दिल्ली आकर ये सब कर रही थी। पापा, प्लीज़ विश्वास कीजिए, वो झूठ बोल रहा था, मैंने कभी। आराध्या फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन राजेश जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें दिल्ली में अकेला नहीं छोड़ सकता। कल सुबह हम दोनों घर वापस जा रहे हैं। अब आगे कोई कॉलेज
कोई यूनिवर्सिटी नहीं, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर देंगे। बस अब तुम घर में ही रहोगी। आराध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे सारी दुनिया ढहती हुई महसूस हो रही थी। उसकी पढ़ाई, उसके सपने सब रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रहे थे। हिचकियों के बीच वो बस इतना ही कह पाई, पापा नहीं, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजेश जी ने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फैसला पक्का था। अगले दिन सुबह आराध्या को ज़बरदस्ती सामान समेटना पड़ा। सोनल रोते हुए उसे गले लगाकर बोली, आरू, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन अभी पापा की तबीयत ठीक होने दो, बाद में सब साफ कर देना। आराध्या चुपचाप बस में बैठ गई। उसका दिल टूट चुका था। एक तरफ पापा की हालत, दूसरी तरफ पढ़ाई का सपना, और तीसरी तरफ शिव की वो तस्वीर जो अब भी उसके मन में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तिराहे पर खड़ी हो, जहाँ से कोई भी रास्ता उसकी मंजिल तक नहीं जाता था। घर पहुँचते ही राजेश जी ने सरिता जी और आद्या को सारी बात बताई। घर का माहौल भारी हो गया। सरिता जी चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में निराशा साफ थी। आद्या ने बहन को अलग ले जाकर पूछा, लेकिन आराध्या बस रोती रही। घर लौटने के कुछ दिनों बाद ही आराध्या के लिए रिश्ता आ गया। राजेश जी ने बिना देर किए उसे स्वीकार कर लिया। लड़का इंदौर का ही था, विक्रम सिंह राठौर का इकलौता बेटा। दिल्ली में उसका फैला हुआ बिजनेस था। उम्र 29 साल। परिवार अच्छा खासा था। राजेश जी ने एक बार फ़ोटो देखी और बस फैसला हो गया। उन्होंने आराध्या को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, बेटी, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया है। लड़का और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं है। दिल्ली में अपना बिजनेस है, लेकिन शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, क्योंकि लड़के को अपने काम के लिए दिल्ली वापस निकलना है। आराध्या ने लड़के की फ़ोटो पर एक नज़र तक नहीं डाली। वो चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। दिल में बस एक ही सवाल था, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, सब खत्म। सरिता जी अपनी बच्ची के जज्बात समझती थीं। शाम को वो आराध्या के कमरे में आई। उन्होंने आराध्या को अपने पास बिठाया और बहुत प्यार लेकिन दृढ़ता से समझाया, बेटा, जो हो गया सो हो गया। पापा जो भी कर रहे हैं उसी में तुम्हारी भलाई है। दिल्ली में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता तो लड़की की इज्जत का तमाशा बनने में देर नहीं लगती। लोग क्या क्या नहीं कहते। तुम्हारी एक गलती पूरे परिवार को कलंक लगा जाती। इसलिए अच्छा यही है कि पापा के फैसले को मान लो और खुशी खुशी शादी करके अपना घर बसाओ। भगवान का लिखा अच्छा ही होता है बेटा। आराध्या चुप रही। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो मन ही मन मयंक को बुरी तरह कोस रही थी। उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके एक झूठ ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। आद्या की शादी पहले ही तय थी, लेकिन राजेश जी ने फैसला किया कि दोनों बहनों की शादी साथ साथ कर देंगे। इससे खर्चा भी कुछ कम हो जाएगा और बात भी जल्दी निपट जाएगी। आद्या को भी यह बात पता चली तो वह हैरान रह गई, लेकिन पापा की तबीयत देखकर कुछ नहीं बोली। शादी की तैयारियां तेज़ी से शुरू हो गईं। आराध्या जैसे तैसे सब सहन कर रही थी। वो न तो मेहंदी में हंसी, न ही संगीत में गाई, बस चुपचाप बैठी रहती। लोग समझते कि लड़की शर्मीली है। सिर्फ आद्या ही जानती थी कि उसकी छोटी बहन के अंदर क्या तूफान चल रहा है। शादी का दिन भी आ गया। आराध्या लाल जोड़े में गहने पहने दुल्हन बनी गजब ढा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने दूल्हे का चेहरा भी नहीं देखा। मंडप में बैठते वक्त भी उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थीं। मंत्र पढ़े गए, सप्तपदी हुई। जब आराध्या ने अग्नि के चारों ओर कदम बढ़ाए तो उसके मन में बस टूटे सपने और बिखरे जज्बात थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी की वो शामें, सोनल के साथ हंसी मजाक और वो बस स्टॉप वाली रात जिसमें एक अजनबी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। आज उसे उस शख्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, जिसके आगोश में उसने खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया था। उसके ख्यालों में डूबे हुए फेरे कब समाप्त हुए पता ही नहीं चला। विदाई का वक्त आया तो आराध्या का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ सरिता जी को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो। सरिता जी भी रो रही थीं। बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बार बार कह रही थीं, बेटा खुश रहना, अपना ख्याल रखना। फिर आराध्या आद्या की तरफ मुड़ी।
दोनों बहनों ने एक दूसरे को इतनी ज़ोर से गले लगाया कि लग रहा था जैसे कभी छोड़ना ही न चाहती हूँ। आराध्या सिसक सिसक कर बोली, दीदी मैं बहुत अकेली हो जाऊँगी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। आद्या भी रोते हुए उसके बालों में हाथ फिराती रही। आराध्या ने आखिरी बार पापा की तरफ देखा। राजेश जी की आंखें नम थीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया। आराध्या ने उनके पैर छुए और गाड़ी में बैठ गई। जैसे जैसे गाड़ी घर से दूर होती गई, आराध्या का रोना और बढ़ता गया। वो अपने टूटे सपनों, खोई पढ़ाई और उस अनकहे एहसास को सीने से लगाए ससुराल जा रही थी। ससुराल में उसका स्वागत बेहद प्यार और शानो शौकत से हुआ। उसके सास ससुर बहुत संस्कारी और मिलनसार थे। सास ने आराध्या को गले लगाया और कहा, बेटी अब ये तुम्हारा भी घर है, हम सभी कोशिश करेंगे कि तुम्हें अपने घर की कमी महसूस ना हो। ससुर ने भी प्यार से आशीर्वाद दिया। पूरे घर में हल्का फुल्का माहौल था। रिश्तेदारों ने भी नई बहू को देखकर तारीफ की। आराध्या ने भी सबके अभिवादन का जवाब प्यार से दिया। रात के करीब 11 बजे जब सारी रस्में पूरी हो गईं, तो सास ने आराध्या को एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में ले जाकर बिठाया। कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा था। बेड पर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी इस कमरे से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहे। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चली गईं। अब कमरे में सिर्फ आराध्या थी, अकेली। वो सेज पर सिर झुकाए हाथों को मसलते हुए बैठी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल में घबराहट की लहरें उठ रही थीं। वो इस रिश्ते के लिए अभी तक खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाई थी। न तो उसने अपने पति को देखा था, न उससे एक शब्द बोला था, और अब वो पल आ चुका था जिससे वो सबसे ज़्यादा डर रही थी। हर बीतता पल उसके लिए बोझिल होता जा रहा था। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो कैसा इंसान होगा? क्या वो मेरी मजबूरी समझेगा? क्या मैं कभी इस घर में खुश रह पाऊंगी? तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने गोल्डन कलर की शानदार शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर सुर्ख रेड रंग का दुपट्टा सुंदर ढंग से डला हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में उसका कद और भी प्रभावशाली लग रहा था। आराध्या ने अपनी नज़रें नीची ही रखी। वो सहमी सी कांपते हाथों से अपनी चुनरी के किनारे को पकड़े हुए बैठी रही। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। वो सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। शख्स धीरे धीरे उसके पास आया। बेड के किनारे रुककर कुछ पल खामोशी से खड़ा उसे निहारता रहा। फिर उसकी भारी गहरी आवाज़ गूंजी, आराध्या। ये आवाज़ सुनते ही आराध्या का पूरा शरीर सिहर उठा। ये आवाज़, ये स्वर, ये तो बिल्कुल वही आवाज़ थी जो बस स्टॉप वाली अंधेरी गली में उसके कान में पड़ी थी। वही गहरी, दृढ़ लेकिन नर्म आवाज़। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी कांपती हुई नज़रें ऊपर उठाईं। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, शिव सिंह राठौर ही था। वही शिव जिसने गोलियों की बौछार के बीच उसे अपनी गोद में उठाया था, जिसकी तस्वीर वो पुलिस स्टेशन में मोस्ट वांटेड बोर्ड पर देख चुकी थी। और अब वो उसके पति के रूप में उसके सामने खड़ा था। शिव की गहरी आंखें आराध्या पर टिकी हुई थीं। आराध्या के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वो भी फुसफुसाहट में, तुम? शिव ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ अब भी भारी थी, लेकिन उसमें एक अनकही गर्माहट थी। हाँ, मैं, और आज से तुम्हारा पति भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दोनों की तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। आराध्या की आंखों में डर, हैरानी, पुराना आकर्षण और नया सदमा सब एक साथ उमड़ रहा था। एक पल के लिए वो सांस लेना भी भूल गई। फिर जैसे ही शिव का शब्द पति उसके कानों में पड़ा, उसके अंदर का सारा डर, गुस्सा और बेचैनी एक साथ फूट पड़ा। वो तेजी से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसने दोनों हाथों से शिव को जोर से पीछे ढकेल दिया। तुम और मेरे पति, तुम तो एक क्रिमिनल हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी तस्वीर देखी थी मैंने, मोस्ट वांटेड। जाने कितनी हत्याएं की होंगी, कितनों को लूटा होगा, बर्बाद किया होगा। मैं ही बेवकूफ़ थी
जो तुम्हारी इन आँखों के आकर्षण में डूबी रही। बस स्टॉप वाली घटना ने मुझे कई रात जगाए रखा था, लेकिन सब झूठ था ना? तुमने जानबूझकर मुझे बचाया था, या वो भी तुम्हारा कोई खेल था? शिव शांत खड़ा रहा, सिर्फ उसकी आंखें आराध्या को गौर से देख रही थीं। आराध्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो लगातार बोलती गई, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं चीख कर पूरे घर को बता दूँगी कि तुम कौन हो। तुमने मेरे पापा को भी अपने झूठे बिजनेस के जाल में फंसाया। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब और नहीं बिगड़ने दूँगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पीछे हटकर बेड के दूसरे कोने में चली गई, जैसे शिव से दूर रहने की कोशिश कर रही हो। शिव ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के उसके पास बढ़ा। आराध्या ने हाथ बढ़ाकर फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिव ने उसका हाथ अपनी नर्म लेकिन मजबूत पकड़ में ले लिया। आराध्या, सुनो तो। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, वो चीखी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। लेकिन अगले ही पल शिव ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। आराध्या का नाजुक शरीर उसकी चौड़ी छाती से जा टकराया। उसने आराध्या की कमर पर एक हाथ डाला और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। आराध्या ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि शिव ने झुककर अपने होंठ उसके नर्म कांपते होंठों पर रख दिए और एक गहरी, लंबी, दबंग चुंबन उसके होंठों पर अंकित कर दिया। शिव के होंठों के स्पर्श से आराध्या का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने विरोध में हाथ उठाकर शिव के सीने पर टिकाए और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे शिव का चुंबन गहरा होता गया, उसके हाथ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए। वो बस स्टॉप वाली रात की यादें एक एक कर लौट आईं। अंधेरी गली, उसकी मजबूत बाहें, उसकी सांसों की गर्माहट और वो अनकही कशिश जो उस रात से उसके दिल में बस गई थी। धीरे धीरे आराध्या की पलकें बंद हो गईं। उसका विरोध पिघलने लगा। उसके हाथ शिव की शेरवानी के कॉलर को पकड़ने लगे। गुस्सा, डर, सदमा सब एक अजीब सी ललक में बदल गया। शिव ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ आराध्या की कमर पर था और दूसरा उसके नाजुक चेहरे को सहलाते हुए बालों में उंगलियां फिरा रहा था। चुंबन इतना गहरा और भावुक था कि आराध्या को लगा जैसे उसकी सारी सांसें शिव में घुल रही हों। काफ़ी देर बाद जब शिव उसके होठों से अलग हुआ तो आराध्या की पलकें भारी हो चुकी थीं। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और होठों पर शिव की गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। शिव, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में निकली। शिव ने जवाब में उसके होठों पर हल्का सा चुंबन देकर धीरे से बोला, श्श, आज कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ तुम और मैं। उसने आराध्या को बहुत धीरे से बेड पर लिटाया। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शिव की आंखों में वही पुरानी कशिश थी, लेकिन आज उनमें एक नई नरमी और गहरे चाहत का भाव था। वो आराध्या को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज़ हो। आराध्या ने पहली बार हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और शिव के चेहरे को छुआ। शिव ने उसके माथे पर हल्का सा चुम्बन लिया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आरू। वो रात, वो सच था और आज ये भी सच है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें समय आने पर सब सच बताऊंगा। आराध्या की नज़र शिव की आंखों में जा टिकी। उस पल में वो न तो क्रिमिनल था न मोस्ट वांटेड, बस एक ऐसा शख्स था जिसकी बाहों में वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। शिव की उंगलियां आराध्या की गर्दन पर और फिर कंधों पर घूमने लगीं। हर स्पर्श इतना नाजुक और सम्मानजनक था कि आराध्या की आंखों से एक आंसू निकल आया। शिव ने तुरंत उसके आंसुओं को अपने होठों से चूमते हुए कहा, रो मत आरू, अब मैं हूँ ना। शिव के शब्द सुनकर आराध्या की आंखों से और आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है शिव, बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना पता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने सब बर्बाद। इतना कहते ही उसका गला रूंध गया। शिव ने उसके दोनों गाल अपनी हथेलियों में थाम लिए। उसकी आंखें आराध्या की आंखों में गहराई तक उतर गईं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन दृढ़ थी, नहीं आरू, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। मुझ पर भरोसा रखो।
अभी इस पल को महसूस करो आरू, और बस मेरा साथ दो। इतना कह शिव आराध्या के ब्यूटी बोन पर अपने जीभ फिराने लगा। आराध्या ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकली। शिव ने झुककर उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस बार चुंबन पहले से भी ज़्यादा गहरा और प्यार भरा था। धीरे धीरे आराध्या का समर्पण शुरू हो गया। उसके हाथ जो पहले विरोध में थे अब शिव की पीठ पर फिसलने लगे। उसने पहली बार शिव के शेरवानी के बटन खोलने की कोशिश की। शिव ने मुस्कुराते हुए उसकी मदद की और अपनी शेरवानी उतार दी। उसका चौड़ा मांसल सीना अब आराध्या के सामने था। आराध्या ने अपने कांपते हाथ उसके सीने पर रख दिए और अपनी उंगलियों से शिव की धड़कनों को महसूस करने लगी, जो बहुत तेज लेकिन नियंत्रित थी। शिव ने बहुत नरमी से आराध्या की साड़ी का पल्लू पूरी तरह सरका दिया। उसकी उंगलियां आराध्या के कमर पर घूमीं, फिर पीठ पर। हर स्पर्श में वो आराध्या की सहम को महसूस कर रहा था और उसी हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आरू, उसने फुसफुसा कर कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं रुक जाऊंगा। आराध्या ने आंखें खोली। उसकी नज़र शिव की आंखों में थी। एक पल को सब कुछ रुक गया। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कर ना में सिर हिलाया और फुसफुसाई, नहीं, प्लीज़ रुकिए मत, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। ये शब्द सुनते ही शिव की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो पूरी तरह आराध्या के ऊपर आ गया और उस पर अपने प्यार की सिद्दतें बरसाने लगा। दोनों एक दूसरे में धीरे धीरे घुलने लगे। शिव के स्पर्श अब और भी गहरे और भावुक हो गए थे। वो आराध्या के हर हिस्से को प्यार से छू रहा था, जैसे वो कोई नाजुक सा फूल हो। आराध्या भी अब पूरी तरह खुल गई थी। उसकी उंगलियां शिव के पीठ पर निशान बना रही थीं। कभी वो शिव के कंधे को चूमती तो कभी उसके कान की लौ को हल्के से काट उसे बेचैन कर देती। जब दोनों एक हुए तो वो पल बेहद सुंदर और तीव्र था। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी और समर्पण के आंसू थे। शिव ने बार बार उसके माथे, आंखों और होंठों पर चुंबन बरसाए। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ प्यार था। आरू, मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। आराध्या ने शिव को कसकर जकड़ लिया और फुसफुसा कर कहा, शिव, मुझे आज पहली बार लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, सच में सुरक्षित। रात गहराती गई। दोनों बार बार एक दूसरे को अपनाते रहे, कभी धीरे धीरे तो कभी जुनून के साथ। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें और प्यार भरी सिसकियाँ गूंज रही थीं। बहुत देर बाद जब थकान और संतोष ने उन्हें घेर लिया तो आराध्या शिव की बाहों में सिमटकर लेट गई। उसका सिर शिव के सीने पर था। शिव एक हाथ से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से उसकी नंगी कमर को थामे हुए था, जैसे उसे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। दोनों की सांसें अब धीमी और लयबद्ध हो चुकी थीं। धीरे धीरे दोनों नींद की आगोश में समा गए। अगली सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरण खिड़की से छनकर अंदर आई। आराध्या की पलकें धीरे धीरे खुलीं। सबसे पहले उसे शिव के मजबूत बाहों का एहसास हुआ, जो अभी भी उसे घेरे हुए थी। उसका सिर अब भी शिव के सीने पर था और शिव की एक उंगली उसके बालों में फंसी हुई थी। आराध्या ने शर्म से आंखें नीचे कर लीं। रात की सारी यादें एक साथ लौट आईं। उनके स्पर्श, उनके चुंबन, उनका समर्पण। उसके गाल लाल हो गए। उसने धीरे से शिव के बाहों से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की। तभी शिव की नींद खुली और उसने आराध्या के बाहों में हाथ फिराते हुए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग जान। आराध्या ने शर्माते हुए उसकी छाती में अपना चेहरा छुपा लिया। शिव हंसा और उसे और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उसने आराध्या का चेहरा ऊपर किया और सुबह के पहले चुंबन से नवाजा। चुंबन धीमा, गहरा और बेहद प्यार भरा था। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी कल रात। शिव उसके होंठों पर हल्का सा काटते हुए फुसफुसाया था। आराध्या की सांसें फिर से तेज हो गईं। वो शिव की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए मुस्कुरा रही थी। शिव ने उसे पलटकर अपनी ओर किया और फिर से उसे चूमने लगा। दोनों एक दूसरे को फिर से अपनाने लगे, धीरे धीरे, प्यार से, लेकिन अब रात की तुलना में ज़्यादा सहज और आत्मीयता के साथ। थोड़ी देर बाद शिव ने आराध्या को अपने सीने से सटाए हुए कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ आरू, हमें दिल्ली निकलना है। तुम्हें भी तो कॉलेज शुरू करना है। ये सुनते ही आराध्या बुरी तरह चौंक गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसकी आंखें चमक उठीं। एक पल के लिए वो विश्वास नहीं कर पाई।
फिर खुशी के मारे वो झपट कर शिव के गले लग गई। सच? मैं आगे पढ़ सकती हूँ? उसकी आवाज़ में खुशी और अविश्वास दोनों थे। उसकी आंखें नम हो गई थीं। शिव ने उसे कसकर गले लगाया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, हाँ मेरी जान, मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी। लेकिन मैं फिर से उसी कॉलेज में कैसे? वो मयंक, अगर वो फिर? शिव तुरंत समझ गया। उसने आराध्या का चेहरा दोनों हाथों में थामा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आवाज़ अब पहले जितनी नरम नहीं, बल्कि दृढ़ और आश्वस्त करने वाली थी। आरू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मयंक अब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, कभी नहीं। मैंने हमारी शादी से पहले ही सब संभाल लिया था। वो अब तुम्हारे आसपास भी नहीं फटक सकता। तुम्हें उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आराध्या ने शिव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में विश्वास और थोड़ा डर अब भी था। शिव ने उसके माथे पर चुंबन लिया और फुसफुसाया, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब बस मुस्कुराओ और तैयार हो जाओ। दिल्ली में तुम्हारा नया जीवन इंतज़ार कर रहा है, हमारे साथ। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर फिर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई, लेकिन अगले ही पल वो किसी गहरी सोच में उलझ गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वो नीचे देखने लगी। शिव ने तुरंत महसूस किया। उसने आराध्या का चेहरा फिर से ऊपर उठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? आराध्या ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए शर्म और चिंता के मिले जुले भाव से कहा, शिव, मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी? सोनल को, कॉलेज वालों को, कि मेरा पति एक गैंगस्टर है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लोग क्या सोचेंगे? मैं कैसे उनके सामने खड़ी होंगी? इतना सुनते ही शिव के मुंह से जोर की हंसी निकल गई। वो हंसते हंसते आराध्या को अपनी गोद में खींचकर बैठा गया। आराध्या हैरान होकर उसे देखने लगी। अरे मेरी जान! शिव अभी भी हंस रहा था। उसने आराध्या के दोनों गाल थामे और बोला, सुनो, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ आरू, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उस समय मैं एक अंडरकवर एजेंट के रूप में ब्लैक शैडो गैंग के अंदर घुसा हुआ था। वो ऑपरेशन बहुत बड़ा था। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। शिव आगे बोला, जिस रात तुम बस स्टॉप पर थी, उसी रात 2 गैंग्स के बीच फायरिंग हुई थी। मैं वहीं था। तुम्हें वहाँ अकेला देखकर मैं रुक गया। वो गोलियाँ असली थीं और मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम निर्दोष थी। लेकिन तुम्हारी आंखों की मासूमियत ने मेरे दिल का सुकून ही चुरा लिया था। तब से मैं तुम्हारी तलाश में था और जब तक तुम्हारा पता चला तुम अपने पिता के साथ घर के लिए निकल गए थे। आराध्या अब भी स्तब्ध थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारी फ़ोटो मोस्ट वांटेड वाली लिस्ट में? शिव मुस्कुराया। उसने आराध्या के बालों में उंगलियां फिराई और शांत स्वर में समझाया, वो फ़ोटो उसी अंडरकवर ऑपरेशन का हिस्सा थी। हमने जानबूझकर मेरी फ़ोटो मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाली थी ताकि गैंग के लोग मुझ पर और भरोसा करें। असली क्रिमिनल्स की लिस्ट में मेरी फ़ोटो लगाकर हम उन्हें गुमराह कर रहे थे। वो सिर्फ एक स्ट्रैटजी थी। अब वो केस बंद हो चुका है। मैं अब पूरी तरह क्लियर हूँ। आराध्या का दिमाग इन सारे खुलासों से चकरा रहा था। एक एक करके सारी बातें उसके सामने आ रही थीं। बस स्टॉप वाली रात, पुलिस स्टेशन की तस्वीर, शिव का अचानक उसका पति बन जाना, सब कुछ अब जुड़ रहा था। उसके होंठों पर एक हल्की राहत भरी मुस्कान आ गई। आंखों में चमक लौट आई। तो आप सच में पुलिस वाले हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। शिव ने सिर हिलाया और कसकर उसे गले लगा लिया। हाँ मेरी जान, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैं वही शिव हूँ जिसने उस रात तुम्हें अपनी बाहों में थामा था और आज भी वही शिव हूँ जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसके दिल से सारे डर, सारी शंकाएं, सारा बोझ एकदम से उतर गया। वो बहुत खुश थी। उसे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था और सबसे बड़ी बात, उसका पति कोई अपराधी नहीं था। उसने सुकून से शिव के सीने पर सिर रख दिया और धीरे से बोली, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। शिव ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, तो अब तैयार हो जाओ। तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा सपना और हमारी नई ज़िंदगी सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद आराध्या की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। शिव के पूरे सहयोग से उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। वो सुबह जल्दी उठकर क्लास जाती, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ती और शाम को शिव के साथ घर लौटती। जब उसकी मुलाकात सोनल से हुई
तो दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। आराध्या ने सोनल को सब कुछ बताया, बस स्टॉप वाली रात से लेकर शिव के असली रूप तक। सोनल पहले तो हैरान रह गई, फिर खुशी से झूम उठी। दोनों दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई की। आराध्या ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ सेमेस्टर में टॉप किया, बल्कि पूरे कोर्स को डिस्टिंक्शन के साथ पूरा किया। जब उसका अंतिम रिजल्ट आया तो शिव ने उसे गले लगाकर कहा, मैं जानता था मेरी आरू ये कर दिखाएगी। राजेश जी और सरिता जी भी अपनी आरू पर गर्व करने लगे थे। आद्या तो आराध्या की खुशी देख झूम उठी थी। पढ़ाई पूरी होने के कुछ महीने बाद आराध्या ने फैसला किया कि अब वो परिवार के बिजनेस में हाथ बटाएगी। विक्रम जी की कंपनी एक बड़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्म थी जो पूरे देश में फैली हुई थी। आराध्या ने अपनी काबिलियत के बल पर कंपनी में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया। शुरू में कई लोगों को शक था कि नई बहू सिर्फ नाम के लिए आई हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सबकी राय बदल गई। आराध्या का काम देखकर सब हैरान थे। उसने कंपनी की पुरानी परंपराओं को बनाए रखते हुए नई तकनीक और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। मार्केटिंग, क्लाइंट हैंडलिंग और टीम मैनेजमेंट में उसका टैलेंट कमाल का था। कर्मचारी उसकी बात सुनते, क्लाइंट उसकी बात मानते और विक्रम जी तो फूले नहीं समाते। विक्रम जी जो अपने बिजनेस के उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि शिव को बिजनेस में ज़्यादा रुचि नहीं थी, अब आराध्या के रूप में अपना उत्तराधिकारी पाकर निश्चिंत होते हुए गर्व से बोले, बेटी तुमने तो कंपनी को नई जान दे दी है। आराध्या ने धीरे धीरे पूरे परिवार के बिजनेस को संभाल लिया। उसकी मेहनत, स्मार्ट डिसीजंस और लोगों को साथ लेकर चलने की कला ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुछ ही सालों में कंपनी का टर्नओवर दुगना हो गया और आराध्या को यंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। दूसरी तरफ शिव अपनी पुलिस की नौकरी में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करता रहा। वो अब भी कभी कभी अंडर कवर मिशन पर जाता, लेकिन अब वो ज़्यादातर सीनियर ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और टीम को लीड करने में उसका नाम पूरे विभाग में गर्व और सम्मान से लिया जाता था। घर आने पर वो थका हारा होता, लेकिन आराध्या को देखते ही उसकी सारी थकान उतर जाती। शाम को जब दोनों घर आते तो वो दोनों एक दूसरे को अपने दिन भर की बातें सुनाते। दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते और एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। शिव अक्सर आराध्या को अपनी बाहों में लेकर कहता, तुमने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि पूरे परिवार का सपना भी संभाल लिया। मुझे बहुत गर्व है तुम पर आरू। आराध्या मुस्कुराकर उसके सीने से लग जाती और कहती, और आप मेरे सुरक्षा कवच हो। आपके साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। दोनों की ज़िंदगी अब संतुलित और खुशहाल थी। आराध्या बिजनेस संभालती, शिव देश की सेवा करता और दोनों एक दूसरे का साथ देते। परिवार में उनका रिश्ता आदर्श बन गया था। कुछ साल बाद जब आराध्या और शिव की पहली संतान एक प्यारी सी बेटी के रूप में घर आई तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। शिव ने बेटी को गोद में लेकर इमोशनल होते हुए आराध्या से कहा, आरू हमारी बेटी। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, तैयार हो ना अपने बचपन को फिर से जीने के लिए। आराध्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और शिव उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके हर एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सुन रहे थे कहानी विथ वानी। धन्यवाद।